आज की कहानी दो ऐसे स्टूडेंट्स की है जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उन्हें एक ऐसी जगह पर फंसा दिया जहां न बाहर निकलने का रास्ता था, ना ही किसी की मदद मिलने की कोई उम्मीद। बस एक दूसरे का साथ और एक अनजाना द्वीप जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग थी। क्या ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे या इनकी नफरत इन दोनों को और बड़ी मुसीबत में डाल देगी? चलिए जानते हैं आज की इस रोमांच से भरी कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लू लगून। कहानी की शुरुआत होती है एमा से, एक स्मार्ट, सुंदर और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की। हर सुबह की तरह आज भी वो जल्दी उठती, तैयार होती है और अपनी छोटी बहन स्टेसी के साथ स्कूल जाने के लिए निकलती है। उनकी माँ बारबरा उन्हें छोड़ने आती है। स्कूल पहुंचकर एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। वो दोनों खूब बातें करती हैं। इसी बीच हम दूसरी ओर डीन की झलक पाते, एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल और पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं है। वो लेट उठता है, मुश्किल से ब्रश करता है और फिर सीधा वीडियो गेम्स में डूब जाता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि जल्दी करो, तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अब वापस स्कूल में लिज और एमा आपस में बात कर रही हो कि तभी एक लड़का जिसका नाम स्टीफन है एमा को हाय करता है। लिज तुरंत एमा को चिढ़ाने लगती है कि स्टीफन तुमसे बात कर रहा है, देखो कहीं तुम्हें उससे प्यार ना हो जाए। एमा मुस्कुरा देती है, लेकिन बात को वो ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। तभी क्लास में मिस्टर क्रिश्चियन आते हैं, जो आकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। अगली सुबह 7 बजे से स्कूल की ट्रिनिटी आइलैंड ट्रिप शुरू होगी। अब ये खबर सुनते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी एमा और डीन ठीक एक साथ क्लास में दाखिल होते हैं, जिस वजह से वो दोनों टकरा जाते हैं और डीन मजाक में उसको शहजादी कहकर सॉरी बोलता है। इसी ट्रिप की चर्चा लंच टाइम में भी चलती। लिज अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये ट्रिप स्टीफन और एमा को एक दूसरे के करीब लाने का परफेक्ट मौका है, लेकिन एमा ये सब सुनकर टाल देती है और कहती है कि हमें ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए, ना कि इन चीजों में उलझना चाहिए। इसी दौरान एमा की नजर डीन पर पड़ती, जो अकेले बैठकर चाकू से सेब काट रहा होता है। तभी मिस कोलियर आती है और डीन को डांटती है कि स्कूल में चाकू लाना सख्त मना है, और वो उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले जाती है। अब लिज फिर से एमा से कहती है कि तुम्हें डीन जैसे लड़कों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। स्टीफन जैसा हैंडसम लड़का तुमको पसंद करता है, तो डीन को क्यों नोटिस करना। अगली सुबह एमा ट्रिप के लिए उत्साहित होकर तैयार होती है और अपने पेरेंट्स बारबरा और फिल को थैंक यू बोलती है। दूसरी ओर डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसको समझाते हैं कि उन्होंने खुद स्कूल में बात की है और उसे सीट मिल गई है। आखिरकार डीन मान जाता है। बस ट्रिप शुरू होती है। मिस्टर क्रिश्चियन सेन भी सभी को बस में चढ़ने को कहते हैं। रास्ते में स्टीफन फिर से एमा से हल्की फुल्की बात करता है और लिज हमेशा की तरह उसको चढ़ाने लगती है। थोड़ी ही देर में ट्रिनिटी आइलैंड आ जाता है। मिस कोलियर बच्चों को बताती है कि वो सब थोड़ी देर के लिए पूल में मस्ती कर सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले उन सबको वापस आना होगा। पूल में एमा, स्टीफन और उनके बाकी दोस्त काफी मजे कर रहे होते, लेकिन डीन सबको बालकनी से अकेले देख रहा होता है, थोड़ा अलग और थोड़ा अजीब। शाम को लिज एमा के पास आती है और बताती है कि स्टीफन ने एक प्राइवेट बोट पार्टी के लिए उसको इनवाइट किया है। एमा पहले तो मना कर देती है, लेकिन फ्रेंड्स के कहने पर वो मान जाती है। अब बोट पार्टी में सब म्यूजिक, डांस और पार्टी मोड में होते हैं। एमा वहाँ पर हेलेन को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्टीफन पर पड़ती है, जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब एमा पार्टी में स्टीफन को किसी और लड़की के साथ देखती है तो खुद को काफी ठगा सा महसूस करती है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसी पल कोने से सब कुछ चुपचाप देख रहे डीन की नजर उस पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए तंज कसता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो खूब मजे कर रहा है। जिस पर एमा भी गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना है। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। पार्टी की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें शक होता है कि वहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस तेजी से बोट पर पहुंचती है और सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहती है। माहौल हड़कंप से भर जाता है। इसी अफरा तफरी में एमा का पैर फिसलता है और वो सीधा पानी में गिर जाती है। ये देखकर डीन बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है और एमा को डूबने से पहले बचा लेता है। बड़ी मशक्कत के बाद वो दोनों पास खड़ी एक छोटी बोट तक पहुंच जाते हैं। इस बोट की रस्सी अभी भी मेन बोट से बंधी होती है, लेकिन डीन रस्सी को काट देता है। जब एमा उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। जब वो लोग चले जाएंगे तब हम वापस लौट जाएंगे। पर कुछ ही देर बाद बड़ी बोट इतनी दूर निकल जाती है
कि उसका नामो निशान भी इनको नजर नहीं आता है। और अचानक से मौसम भी करवट लेता है, चारों तरफ हवा तेज हो जाती है और डीन को एहसास होता है कि उनकी बोट में तो कोई मीटर भी नहीं है। तभी एक विशाल लहर उनकी तरफ बढ़ती है। दोनों जैसे तैसे बोट के किनारे को पकड़कर खुद को संभालते हैं और अगली सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं, तब तक वो दोनों बोट समेत बहकर अरब सागर के एक अनजान हिस्से में पहुंच चुके होते हैं। डीन अपना फोन चेक करता है, उसका फोन बंद हो चुका था। फिर वो एमा से उसका फोन मांगता है, लेकिन नेटवर्क भी वहां पर गायब होता है। थोड़ी बहस होती है। एमा कहती है कि हमें बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन उसे शांत करता है कि कोई ना कोई हमको ढूंढ ही लेगा। इसी बीच एमा की नजर दूर पर एक छोटे से आइलैंड पर पड़ती है। उसे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखती है। डीन बिना वक्त गवाए बोट को उस दिशा में मोड़ देता है। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद दोनों किसी तरह उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो किनारे पर उतरते हैं, एमा फिर से फोन नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहां पर भी सिग्नल नहीं मिलता। डीन बोट की तलाशी लेता है और एक फ्लेयर गन ढूंढ निकालता है, जो शायद कभी मददगार साबित हो। अब दूसरी ओर होटल में स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। मिस्टर क्रिश्चियनसेन रात की पार्टी के चलते ट्रिप को कैंसिल कर देते। तभी लिज चिंतित होकर मिस कोलियर से कहती है कि एमा रात से लौटी नहीं है और उसने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि सोचा था शायद एमा स्टीफन के साथ है। फिर जब उन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली जाती है तो ये साफ हो जाता है कि न सिर्फ एमा बल्कि डीन भी गायब है। ये खबर पुलिस तक पहुंचती है। पूछताछ शुरू होती है। मिस कोलियर पुलिस से पूछती है कि क्या बच्चों को ढूंढना मुमकिन है। जवाब में पुलिस कहती है ऐसे केस आते रहते हैं, ज्यादातर खुद लौट आते हैं, लेकिन अगर वो समंदर में फंसे हैं तो तलाश मुश्किल हो सकती है। इस खबर से एमा और डीन के पेरेंट्स सख्ते में आ जाते हैं। डीन के पिता जैक सीधा स्कूल पहुंचते हैं और एमा की माँ बारबरा से मिलते हैं। फिर फिल, एमा के पापा भी वहां पर पहुंचते हैं। तीनों स्कूल स्टाफ से सवाल करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते। अब कहानी फिर से उस आइलैंड की ओर लौटती है। एमा और डीन आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल में एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। डीन उसको देखकर काफी उत्साहित हो जाता है और एमा से उसकी एक फोटो लेने को कहता है, लेकिन एमा गुस्से में कहती है हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम्हें ये सब खूबसूरत लग रहा है। मुझे इस ट्रिप में अच्छे मार्क्स चाहिए थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अगर हम यहाँ पर अटके रह गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। काफी बहस के बाद दोनों आइलैंड के किनारे तक लौट आते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में शायद इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन वहां पर भी कोई मदद नहीं दिखती है। मजबूर होकर दोनों वापस बोट की तरफ लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि बोट अब वहां पर नहीं है। समुद्र की तेज लहरें उसको बहा कर ले गई थी। बस किनारे पर एक लाइफ जैकेट बची होती है। दिन ढलने लगता है, दोनों थक चुके होते हैं। डीन एक जगह आग जलाता है और फैसला करता है कि वो दोनों रात यहीं पर गुजारेंगे। जब डीन देखता है एमा ठंड से कांप रही होती है, इसीलिए वो उसको अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। रात को दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि शायद सुबह तक कोई ना कोई हमको ढूंढ ही लेगा। और अगली सुबह जब डीन की नींद खुलती है तो एमा उसके पास नहीं होती है। उसे ढूंढते हुए वो समुद्र के किनारे पहुंचता है, जहां एमा रेत पर SOS लिख रही होती है। डीन पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। एमा कहती है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई हमको देख ले और अब हमें पानी भी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन तैरने के लिए समुद्र में चला जाता है और एमा दूर से उसको देखती रहती है, पहली बार, वो भी थोड़ा अलग नजरिए से। उधर होटल में मिस्टर क्रिश्चियन सभी पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस को एक छोटी बोट मिली है, शायद उसी पर एमा और डीन थे। जैक परेशान होकर कहता है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हमें कोई प्राइवेट रेस्क्यू टीम लगानी चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन उनको समझाते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, हमें भरोसा रखना होगा। वहीं दूसरी ओर एमा जंगल में पानी पी रही होती है। तभी उसको एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। उसे लगने लगता है कि जैसे कोई उसको देख रहा हो। वो डर से कांपती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। डर के साए में दोनों एक साथ मिलकर पत्तों और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं, धूप और बारिश से बचने के लिए। थोड़ी देर बाद एमा समुद्र किनारे बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिख देती है, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम वहां से गुजरे तो उन्हें संकेत दिख जाए। इसके बाद दोनों मिलकर आइलैंड पर खाना लायक जो भी चीजें होती हैं उनको इकट्ठा करके जैसे तैसे पेट भरते। डीन को एक केले का पेड़ मिलता है और वो खुशी खुशी उसके पके हुए फल तोड़कर एमा के साथ शेयर करता है। दोनों पेड़ के नीचे बैठकर केले खाते हैं और एक पल के लिए भूख मिटा पाने की राहत को महसूस करते हैं। अब तेज गर्मी की वजह से
एमा को फुल पैंट पहनने में काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसको उतारना उसको काफी अजीब लग रहा था। इसलिए वो अपनी पैंट को काटकर एक शॉर्ट्स बना लेती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ सहज होने लगते हैं। जब डीन झोपड़ी में आकर लेटता है तो कुछ ही देर बाद एमा भी उसके पास आकर लेट जाती है। अचानक डीन सोते सोते उसकी ओर करवट बदलता है और उसका हाथ एमा पर आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि एमा को ये बुरा नहीं लगता है, बल्कि उसे उस स्पर्श में एक अजीब सा सुकून मिलता है। अगले दिन जब एमा झरने के नीचे नहा रही होती है, तभी डीन वहां पर पहुंचकर उसे सनस्क्रीन मांगता है। एमा थोड़ी झुंझला कर कहती है कि वो नहा रही है और वो दूसरी तरफ चला जाए, जिस पर डीन जवाब देता है कि तुमने तो कहा था कि पहरेदारी करो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस पर एमा गंभीर हो जाती है और बताती है कि उसको लगता है कि इस आइलैंड पर शायद कोई और भी मौजूद है, इसी वजह से उसने उसे साथ रहने को कहा था। उधर होटल में बारबरा लगातार चिंता में डूबी हुई थी। न्यूज में अब ये केस पूरी तरह से ऑफिशियल लापता केस घोषित किया जा चुका था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पुलिस अब एमा और डीन को जीवित नहीं मान रही, बल्कि उनकी लाशों को ढूंढने में लगी हुई है। फिल उनकी छोटी बेटी स्टेसी की चिंता में घर लौटने की तैयारी करता है, लेकिन बारबरा अभी भी यहीं रहकर अपनी बेटी की तलाश में डटी होती है। फिल उसको दिलासा देता है कि एमा जरूर मिल जाएगी। जहां अगली सुबह डीन के पिता जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर खुद एमा और डीन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वही आइलैंड पर अब रात गहराने लगती है। एमा अपने परिवार को याद करते हुए भावुक हो उठती है। तभी डीन को पास ही किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है। वो एमा को दिखाता है और ये देखकर एमा डर से कांप उठती है। वो ये सोचने लगती है कि शायद वो भी मर जाएंगे, लेकिन डीन उसे हौसला देता है। वो कहता है कि ये कोई भटका हुआ मछुआरा या स्मगलर हो सकता है, पर हम अलग हैं, हमारे पीछे हमारे अपने हैं और जब तक हम साथ हैं हम यहाँ पर मर नहीं सकते हैं। इसी बातचीत के दौरान डीन एमा को किस करता है। एमा के लिए ये पहला अनुभव होता है और डीन की नजदीकी उसे अच्छी भी लगती है। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और सब कुछ भूलकर एक नई भावनाओं में डूब जाते हैं। उस रात आइलैंड पर एक भयानक तूफान आता है, पर इस बार एमा डरने के बजाय उस तूफान को महसूस करती है। वो जीती है और पहली बार हंसते हुए उस बारिश में खुद को आजाद करती है। सुबह होते ही एमा जागती है तो डीन गायब होता है। वो उसको आवाज देती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। घबरा कर वो जंगल की ओर दौड़ती है, जहां एक जगह डीन उसको मिट्टी खोदता हुआ दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर डीन कर क्या रहा है। तभी एमा फिसल कर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। डीन तुरंत दौड़कर उसकी चोट की मरहम पट्टी करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद दोनों वाटरफॉल में जाकर नहाते, जहां डीन पहली बार एमा से अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। एमा उसकी बातें ध्यान से सुनती है और उन्हें समझती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और डीन उसमें बच्चों की तरह मस्ती करने लगता है। एमा उसको देखकर मुस्कुरा उठती है और दोनों बारिश में नाचने लगते हैं। डीन उसके बालों में एक सुंदर सा फूल सजा देता है। एमा मुस्कुरा कर कहती है, मुझे फिर से तूफान चाहिए। डीन हंसते हुए कहता है, ठीक है, तूफान आ रहा है। इधर न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन के गायब होने को अब 1 महीना बीत चुका है। पुलिस ने उन्हें खोजने का अभियान भी अब बंद कर दिया है, लेकिन एमा के कुछ दोस्त और उसकी माँ अब भी मानते हैं कि वो दोनों जिंदा हैं। बारबरा और जैक अब एक बार फिर से हेलीकॉप्टर लेकर उनकी खोज में निकलते हैं, जहां बहुत कोशिशों के बावजूद भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। और जैक कहता है कि अब शायद हमें घर लौटना चाहिए। बारबरा टूट जाती है, जो मायूस होकर वापस चली जाती है। इधर आइलैंड पर डीन एमा को एक अनोखी बात बताता है, एक हरी रोशनी के बारे में, जिसके बारे में उसकी माँ उसको बताया करती थी कि वो सूर्यास्त के बाद आसमान में दिखती है। डीन कहता है कि उसने वो रोशनी कभी खुद नहीं देखी। समय गुजरता है, कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं। अब एमा और डीन इस आइलैंड के साथ घुल मिल चुके होते हैं। समुद्र में नहाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और जंगल के बीच एक झोपड़ी में साथ रहते हैं। वो जब चाहे तूफान और भूकंप के मजे भी लेने लगते हैं। एक दिन एमा डीन से पूछती है कि क्या तुमने मुझसे पहले किसी को डेट किया है। डीन मुस्कुरा कर बताता है कि स्कूल में उसकी एक दोस्त थी जो उससे थोड़ी बड़ी थी। डीन जानता था एमा का ये सब पहली बार था, इसीलिए वो उसकी बातों को हंसते हुए टाल देता है। इसके बाद दोनों जंगल की ओर फल लेने निकलते हैं। तभी उन्हें ऊपर आसमान में एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। दोनों तेजी से खुले मैदान की ओर भागते हैं। डीन एमा के बैग से फ्लेयर गन ढूंढता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलती। तब तक प्लेन बहुत दूर निकल चुका होता है। अब एमा को यकीन हो चुका होता है कि कोई तो उस आइलैंड पर और है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। दिन बीतते जाते हैं। अब तक केवल एक ही प्लेन ऊपर से गुजरा है। दोनों धीरे धीरे उम्मीद छोड़ने लगते हैं। तय करते हैं कि अब वो इसी जंगल में अपनी जिंदगी बिताएंगे, एक दूसरे के साथ।
तभी एक रात डीन को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वो जंगल की तरफ बढ़ता है और उसके पीछे एमा भी जाती है। थोड़ी दूर जाकर डीन के सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। जैसे तैसे लड़ते हुए डीन पैंथर को मार देता है। जब एमा वहां पर पहुंचती है तो उसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू होता है। ये दोनों पूरी तरह इस आइलैंड की लाइफ को अपना चुके थे। उन्होंने शिकार करना सीख लिया था, पानी इकट्ठा करना सीख लिया था और खुद की देखभाल करना भी। उनके दोस्त और परिवार अब अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके थे। एक दिन एमा को उल्टियां होती है। डीन उससे पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? एमा कहती कि नहीं, शायद कुछ उल्टा खा लिया है। थोड़ी देर बाद जब दोनों आराम कर रहे होते हैं तभी ऊपर एक पेड़ से उनके खोए हुए पुराने सामान नीचे गिरने लगते हैं। वो ऊपर देखते हैं जहां एक बंदर उनकी चीजें फेंक रहा होता है और उसके हाथ में वही फ्लेयर गन भी होती है जो डीन को पहले नहीं मिली थी। एमा बंदर को केला दिखाती है और जैसे ही बंदर गन नीचे फेंकता है उसी पल ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजती है। दोनों खुले मैदान की तरफ भागते हैं। एमा फौरन गन लोड करती है और आसमान में फायर करती है और आखिरकार 3 महीने बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। एयरपोर्ट पर उनके दोस्त और पेरेंट्स खुशी से झूम उठते हैं। एक दूसरे को देखकर सभी की आंखें भर आती हैं। इसके बाद एमा और डीन को उनके परिवार अलग अलग घर ले जाते, लेकिन उस रात डीन फिर से एमा से मिलने उसके घर जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर महसूस करते हैं कि असली अजनबी ये दुनिया लग रही है, वो आइलैंड नहीं। लेकिन जब डीन उस रात एमा से मिलने जाता है तो एमा थोड़ी दूरी बना लेती है। वो कहती है कि हर 10 मिनट में मेरे पेरेंट्स अंदर आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए, शायद तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जाते जाते वो मुस्कुराकर बताती है कि उनके लौट आने की खुशी में उसके पेरेंट्स ने एक छोटी सी पार्टी रखी और डीन को भी वहाँ पर जरूर आना है। अगले दिन पार्टी की रात हर कोई सज धज कर एमा के घर पहुँचता है। माहौल खुशी और जश्न से भरा होता है। एमा के माता पिता सबके सामने खड़े होकर काफी भावुक अंदाज में अपने बच्चों के लौट आने की खुशी जाहिर करते हैं। उस पल हर कोई तालियां बजा रहा होता है, लेकिन डीन एक कोने में अकेला खड़ा होता है। तभी एमा की छोटी बहन स्टेसी डीन के पास आकर पूछती है, तुम हम सबके साथ मजे क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर डीन हल्के से मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे भीड़ में ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं लगता है। कुछ पल के बाद डीन एमा की तरफ इशारा करता है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलेगी, लेकिन एमा उसको अनदेखा कर देती है। डीन की आंखों में एक पल की जो उम्मीद थी वो बुझ जाती है। वो चुपचाप पार्टी से निकल जाता है बिना किसी को बताए। इसके बाद जिंदगी एक बार फिर से उसी रफ्तार में लौट आती है। एमा आइलैंड से वापस लौटने के बाद एक स्टार बन चुकी होती है। टीवी इंटरव्यू, सोशल मीडिया पर सुर्खियां और स्कूल में उसकी काफी चर्चा होती है। वहीं डीन अब भी अपने अकेलेपन में ही रहता है। जब कभी एमा और डीन एक ही कॉरिडोर से गुजरते हैं तो बस एक चुप नजर से एक दूसरे को देखते रहते हैं। कोई भी कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों के बाद एमा एक दिन डीन को कॉल करती है, लेकिन डीन वो कॉल नहीं उठाता है। एक शाम स्टेसी एमा के कमरे में आती है। वो कहती है, जब तुम लापता हुई थी हमें लगा था हम तुम्हें कभी नहीं देख पाएंगे। मम्मी पापा तो टूट ही गए थे, लेकिन अब हम सब फिर से साथ हैं और यही सबसे बड़ी खुशी है। एमा भावुक हो जाती है। वो स्टेसी को गले लगाती है और कहती है, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन। इसके बाद दोनों मिलकर स्कूल की प्रॉम पार्टी में साथ जाने का फैसला करती हैं। दूसरी ओर डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वो वहीं बैठा अपनी माँ को याद करता है और टूटकर रोता है, जैसे उसके दिल का बोझ उसे अब हल्का करना जरूरी था। प्रॉम की रात जब बाकी सब तैयार हो रहे होते हैं तब डीन अकेले अपने घर में टीवी देख रहा होता है। तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरी शादी वाला कोट पहनोगे आज? उधर एमा स्टेसी के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। माहौल बेहद खूबसूरत होता है, संगीत, रोशनी और हर तरफ मुस्कुराहट। तभी लिज एमा के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें बाहर चलना होगा। और जैसी एमा बाहर जाती है उसकी नजर बारिश में भीगे डीन पर पड़ती है, जो अपने पिता का कोट पहनकर बाहर खड़ा होता है, उसी जगह उसी अंदाज में जैसे वो आइलैंड की यादों को जिंदा कर रहा हो। एमा की आंखों के सामने एक के बाद एक फ्लैशबैक तैरने लगते हैं। तूफान, बारिश, जंगल, झोपड़ी और वो सब पल जो उसने सिर्फ डीन के साथ जिए। वो बिना कुछ कहे धीमे कदमों से डीन की तरफ बढ़ती है। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान साथ साथ होते हैं। फिर एक लंबे इंतजार के बाद दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। डीन एमा को देखता है और कहता है, मुझे पता था तुम्हारे अंदर का तूफान तुम्हें कभी रुकने नहीं देगा। जिस भावुक सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई मजेदार कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद। Hollywood Silver Screen presenting The Beast Within.